नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ईवीएस और मैथमेटिक्स के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी सीएम राइज प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड 28 तारीख को जो परीक्षा होना है उसका डाउनलोड नहीं किया तो आप इसका एक हमने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए साथियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है, पौधों की जड़ों में जल की बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? तो लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म धार सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या लघु सिंचाई क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो सिंचाई को क्या कहा जाता है साथियों? सी इसका राइट आंसर है, ड्रिप सिंचाई। वहीं अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? तो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कंपोस्ट खाद या ये सभी? तो इसका सही जवाब है साथियों, रासायनिक उर्वरक। तो इसमें पूछा था भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है, तो रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वह नष्ट करते हैं। अगला दी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो इसका सही जवाब है 1996 में अस्तित्व में आया था, 1996 में। अब अगला दिया है, वर्ष 1901 व 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? इस दशकीय वर्ष में 1901 और 1991 के मध्य, यानी ये करीब 91 ईयर में कितनी वृद्धि हुई है 1901 से लेकर के 1991 के बीच में? ऑप्शन आपको दिए है, इसका जो सही जवाब है साथियों तो वो है ए, 3.5 गुना की वृद्धि हुई, यानी 3.5 गुना जनसंख्या की वृद्धि हुई है। वहीं अगला दिया है, नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? वायुमंडल के आवरण के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, वनस्पति या मिट्टी की उपस्थिति के कारण? तो जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है इसे नीला ग्रह। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों, सामान्यतः कितने प्रतिशत भूमि पर जल का उपयोग किया जाता है? सामान्यतः कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसका कितने प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों डी, 90% जल का उपयोग किया जाता है। अगर ऐसा देखा जाए कि टोटल जो जल है, कुल जल है, वह कितने प्रतिशत पीने योग्य होता है? तो साथियों, पीने योग्य जो जल होता है वो 1% होता है, और स्वच्छ जल की बात करें तो वह 3% होता है। और वही बात करते हैं कि 97% जो जल होता है वो कैसा? स्वच्छ नहीं होता, यानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो अब बात करते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है? चलिए, आ गया है क्वेश्चन अगला, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल स्वच्छ है, बस शुद्ध जल है? तो ये मैंने अभी भी इसका डिफाइन किया, 3% है, और वही पीने योग्य 1%। अगला दिया है, 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है साथियों 10 लीटर की आवश्यकता होती है 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो ये इसका सही जवाब है साथियों राजस्थान से संबंधित है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भूमंडलीय जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है? यानी जो खारा पानी है भूमंडल पर जो है जल है टोटल, उसका कितने % है? तो इसका सही जवाब है साथियों 97%, यानी इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? अजैविक यानी जैविक नहीं। तो वायु, मृदा, जीव जंतु, तो जीव जंतु आ गया इसमें, यानी एक जैविक आ गया। वनस्पति, मृदा, जल, तो वनस्पति आ गया, ये भी नहीं हो सकता। जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, ये नहीं। खनिज, वायु और जल, तो यही ऑप्शन इसका सही लग रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, वायु, खनिज और जल। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 132 का ए।
नेक्स्ट, वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा या ये सभी? तो इसका सही जवाब है साथियों, ये सभी ऊर्जाओं की आवश्यकता है। मेघा पाटकर संबंधित है क्या? एपिको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, शांत घाटी से या नर्मदा बचाओ आंदोलन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो मेघा पाटकर। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर जुड़ी हैं। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण जागरूकता की दृष्टि से चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन है? तो एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन या ये सभी? तो जागरूकता किसकी? पर्यावरण की दृष्टि से ये सभी आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया। तो इसका राइट आंसर 135 का डी। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष क्या था? तो इसका सही जवाब है 1997, 1997। विश्व तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम क्या है? वर्षा में कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल बढ़ जाना या ये सभी? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य जो प्रमुख कारण है उसका तो ये सभी कारण हो सकते हैं और इसका राइट आंसर है साथियों ये सभी। वर्षा जल का पीएच मान कितने होने पर इसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है? तो अम्ल कोई चीज़ होती है तो वो 10 से कम होती है और 10 से ऊपर क्या होती है साथियों? क्षारीय होती है। और जो इसमें अम्ल वर्षा का अगर पूछा गया है, एसिड रेन का, तो साथियों इसका सही जवाब है 5.6 से कम हो तो वह एसिड रेन कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान क्या होता है? अत्यंत क्षारीय, इसमें अत्यंत सबसे अधिक क्षारीय का पूछा गया तो 14 होगा, क्योंकि 7 से लेकर के 14 क्षारीय होता है और जिसमें अत्यंत सबसे अधिक कितना पॉइंट क्षारीय कहाँ पर होगा? तो 14 पर होगा, जो कि 7 से प्रारंभ होता है, 7.1 से क्षारीय, वही 0 से लेकर के 7 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। तो 0 जैसे जैसे नीचे जाएंगे 7, 6, 2, 3 उतनी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान क्या होता है? अगला पूछा गया अत्यंत अम्लीय जल का। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 0, 3, 7 और 14। तो साथियों इसका सही जवाब है ए यानी 0। पीएच मान पाया जाता है, पीएच मान पाया जाता है कहाँ से कहाँ तक? तो इसका सही जवाब है साथियों 0 से लेकर के 14 के मध्य जो होता है वो पीएच मान होता है, यानी 0 से लेकर 7 तक अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय। सीएफसी का प्रयोग किया जाता है, सीएफसी का प्रयोग किया जाता है वातानुकूलित यंत्रों के उद्योगों में, प्लास्टिक व दवा उद्योग में, प्रशीतक उद्योग में या उपयुक्त सभी? तो सी सही होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हाँ, तो साथियों ये बिल्कुल सही है कि प्रशीतक के साथ में इसमें वातानुकूलित यंत्र यानी एसी से भी जो सीएफसी गैस निकलती है और दवा उद्योग में भी होता होगा, और प्रशीतक उद्योग यानी फ्रिज वगैरह जो जितने भी जो ठंडी चीज़ कूलिंग करते हैं उन सभी साधनों में रहता है। नेक्स्ट दिया, निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई है? तो सीएफसी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। तो ये किसे दी गई थी? इसकी जो संज्ञा दी गई थी वो चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है ऊर्जा संकट, जलवायु में परिवर्तन, विश्व तापमान में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त प्रदूषण पर नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। प्रदूषण पर नियंत्रण, वनोन्मूलन पर रोक और जनसंख्या नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ये सभी है पर्यावरण संरक्षण का उपाय। ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, ब्रिटेन, यूएसए। तो इसका सही जवाब है साथियों ये जापान। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल क्षेत्र में पुष्टि किस क्षेत्र की गई है? किस वर्ष में की गई थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो ओजोन परत में छिद्र हो गया है वो किस वर्ष में इसकी पुष्टि की गई थी? तो इसका सही जवाब है साथियों 1985।
इसका राइट आंसर है 1985। ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 148 का सी है, 30 से 60। अगर एग्जैक्ट देखा जाए कि ओजोन गैस की परत की सबसे अधिक सघनता कहाँ होती है तो 340 के मध्य होती है, यानी 35 किलोमीटर बिल्कुल राइट है। और 30 से 40 अधिकतर क्वेश्चन में आता है, इसमें 30 से 60 दिया है। और ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है भूमध्य क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, शीत क्षेत्र में, या सभी क्षेत्रों में समान रूप से मिलती है। तो साथियों इसका सही जवाब है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है। तो इसका राइट आंसर है 149 का, इसका राइट आंसर 149 का ए। नेक्स्ट, सीएफसी का आविष्कार अमेरिका में किस वर्ष में किया गया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, तो जो ओजोन गैस की परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, और ये गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? एसी रेफ्रिजरेटर से निकलती है। और इसका आविष्कार कब हुआ था अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर है साथियों 1930-31 में किया गया था। अब साथियों हम मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में, जैसा कि मैथ के जो क्वेश्चन दिए हैं, 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर 9 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या लिखते हैं तो उसमें 9 कितनी बार आएगा? तो दोस्तों 80, यहाँ पर हम देखते हैं 80 तक ये 8 बार आ जाएगा, 80 यानी 88 तक। फिर उसके बाद ये 89 और 90, तो ये कितना हो गया? 8 2 10 हो गया। और 91 से लेकर के 100 के बीच में ये कितनी बार हो गया? 10 बार हो गया। 99 में एक बार और अधिक आ गया, तो 10 ये 10 20, तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों 20 बार आएगा। तो इसका सही जवाब है साथियों सी 20। अब लिखा है 26 को रोमन अंक प्रणाली में लिखेंगे कैसे? तो साथियों इसका सही जवाब है XXVI, यानी 10 10 और ये 6 का आइकन होता है। तो देखते हैं इसका सही जवाब है साथियों ए। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, जो संख्या दी है 20,03,000 और 496 में 2 और 3 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान में साथियों जैसे कि 2 का पूछा गया है, तो 2 के आगे 2 तो 6 0 कर देंगे, क्योंकि 2 के आगे ये जो 6 अंक हैं। वहीं 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 3 के आगे 3 अंक है, तो 3 0 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे ये साथियों, 3 और 000। अब 20 लाख में से 3000 कम करेंगे तो 19 लाख और 3 कम 97, 19,97,000 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला, 19,97,000। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया साथियों, थोड़ा सा ऐसे, अगला सवाल दिया है 7,000 में 5 का भाग दीजिए। तो भाई 5 का भाग देते हैं, 0.746 में 5 का भाग दीजिए। तो 5 का भाग, 5 एकम 5, 4 5 चौक 20, और फिर कितने बचे? 4 5 नाम 45, एक बचा, तो एक यहाँ 0 उड़ा, 5 दूनी ये 10 आ जाएगा। तो 0.1492, 1.1492, यानी ये कहाँ पर है? सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है, 0.1492। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी। वहीं अगला दिया है संख्या 1101 में 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो साथियों इसमें अगर 17 का जो गुणा करेंगे तो ये 1 में 17 गुणा करेंगे तो 17 आएगा, फिर इस 1 में करेंगे तो फिर 17 आ जाएगा, फिर लास्ट 1 में किया जाएगा तो यहाँ पर भी 17 आ जाएगा। तो 17 17 17, यानी इसका राइट आंसर सी है। अगला सवाल दिया है 280, 855 और 735 का महत्तम समापवर्तक क्या है?
तो साथियों इसका महत्तम समापवर्तक जो है वह 280 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 280 के तो इसके फैक्टर जो गुणनखंड होंगे वो 2 × 2 × 5 × 7। वहीं 455 के गुणनखंड इसके जो होंगे 5 7 7 13 5 7 और 13। देन फिर इसके बाद 735 के इसके निकालें तो इसका कितना आएगा साथियों? 5 3 7 7 5 3 7 और एक बार 7 और। अब दोस्तों महत्तम समावर्तक HCF पूछा गया तो 5 5 सभी में और 3 3 सभी में है। ये 5 और ये इसमें 5, इसमें भी 5 और 3 इसमें है, 3 7 इसमें है, 7 इसमें है और 7 तीनों में। तो 5 और 7 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 35 यानी डी। 96 का आंसर डी 35। नेक्स्ट अगला दिया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो भाई इसमें तो क्लियर दिख रहा है 33,719 सबसे छोटी है, बाकी 71,000 है, 91,000 है, 37,000। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है अगला सवाल है साथियों ये जो दिया है 8 की पावर x धन 1 बराबर 64 को जो साथियों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 8 की पावर 2। अब यहाँ पर आधार समान है तो इनकी उपेक्षा कर देंगे तो x धन 1 बराबर 2। तो x बराबर 1 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम आगे पुट कर देंगे। x का मान 1 हमने निकाल लिया है, अब इसमें रख देंगे तो 3 की पावर 2x प्लस 1 तो 3। तो ये ऊपर है, ऊपर हम 1 का मान रखेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 और धन 1 तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 की घात 3 और 3 की घात 3 यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी साथियों 27 सी। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है साथियों अब इसमें जो बोर्डमस का नियम फॉलो होगा और साथियों इसमें हम जैसा कि करते हैं 9 और पहले इनका गुणा करते हैं तो 25 का 5 गुणा करेंगे तो 2.5 का 5 बार 5 गुना कितना होगा? 12.5 होगा, यानी 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो माइनस कितना आ जाएगा साथियों? इसका 12.5 और इसमें फिर 3 का गुणा करेंगे। ये जो 3 का गुणा करेंगे तो इसका 9 प्लस ये 1 है तो ये प्लस 1 और 9 जोड़ करके कितने हो जाएंगे साथियों? 9 और 1 10 और इधर 12.5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो साथियों इसका जो गुणा कितना आएगा हम इसे देखते हैं 6.75 इसका जो गुणा आया है और इसे 10 में से माइनस करेंगे। इससे सॉरी साथियों 10 माइनस 3.75 ये आ रहा है 3.75, इसे माइनस करेंगे तो 6.25 ये आंसर आ जाएगा। आप इसे कर लेना एक बार, इजी सा है। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी। नेक्स्ट किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घट करके 45 हो गई है। अब 60 से घट करके 45 हो गई है और इसके बाद दिया है हो गई है तो छात्रों की संख्या को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की संख्या को काय में किस में साथियों ज्ञात करना है? प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो छात्रों की संख्या की में जो कमी आई है वो कितनी इसमें आई है? 60 माइनस 45 और जो कमी आई है वो 15 आई है। नेक्स्ट अब हम इसमें जो करेंगे प्रतिशत कमी निकालेंगे तो प्रतिशत कमी बराबर आ जाएगा 15/60 इंटू
100। वैसे तो क्लियर है, इसका 25% आ रहा है भाई। टोटल 60 है, 15 बच्चे कम हो गए तो कितने परसेंट हुए? 25% है। तो इसे हम थोड़ा सा इसके द्वारा कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटो तो 30, 5 15 और 3 2 6, 2 से 2 5 6 10, 5 और 5 का इस 5 में गुणा किया तो 5 25। तो ये कितना परसेंट आ गया? 25%। इस प्रकार से ये, तो इसका राइट आंसर है साथियों 25। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।